Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to the Inside Scoop. I am Mashrur Khan and this is your go-to show for everything जो related है finance से, stocks से, economics, business. हमारा main focus होता है आप लोगों को educate करना, awareness raise करना और population को inform करना about finance. ताकि हम एज ए नेशन ग्रो कर सकें एंड हम एटलीस्ट एज ए शो अपना हिस्सा कर सकें टू हेल्प आवर नेशन ग्रो. आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. मैं आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करूँगी बिकॉज वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे. वी हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस इन पाकिस्तान वेंचर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैसल आप साहब, जिनको आप जानते हैं फ्रॉम हिज शो शार्क टैंक. ही इज़ द फाउंडर ऑफ ज़ेन वीसी, लीडिंग वेंचर कैपिटल फर्म जिसने इन्वेस्ट किया इन सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान एंड बियॉन्ड. उनकी बहुत डीप एक्सपर्टीज़ है फाइनेंस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इमर्जिंग मार्केट्स में एंड एक्चुअली इन crypto. Faisal has been an instrumental person in shaping conversations around especially the future of technology, capital flows and innovation हमारे region में. हमारी discussion is going to take a broader look at the intersection of the economy, technology, एक global और macroeconomic shift से लेके all the way toward the rise of artificial intelligence, fintech, venture capitals. हम explore करेंगे कि इन changes का मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए, कि इन्वेस्टर्स किस तरह सोच रहे हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती हैं अहेड इन अ रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड. फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you for having me. Always a pleasure. सो सबसे पहले जस्ट गेटिंग राइट इनटू इट, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई pronounce the names of these companies wrong. Pakistani startups Habil and PostX have been named to Forbes Asia's 100 to watch list for 2025. ये दोनों companies Zain VC के portfolio के हिस्सा हैं, which is obviously a huge achievement. Habil करती क्या है, किस problem का solution provide कर रही है? Would you please like to explain to our viewers? Sure. So Hubble basically is a payment settlement and lending platform. Okay. But it's the backbone of Pakistan's economy. तो अगर आप इसको इस तरह सोचें कि अगर आपकी जो सारी FMCGs और जितनी भी आपके large scale industrial companies हैं पाकिस्तान में, a lot of which are traded on the PSX, तो उनकी जो पूरी supply chain की settlement and then down to their distributors and resellers, जो settlement chain both backward and forward है, वहाँ पे हबल इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट करती है. उसके बाद हबल अपनी असेसमेंट पे बेस्ड ऑन पास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो आप कह लेंगे कि फिनटेक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द करंट फाइनेंशियल सिस्टम, वो असेसमेंट कर देते हैं क्रेडिट वर्दीनेस एंड अकॉर्डिंगली लोन्स भी डिसबर्स हो जाते हैं. एंड फॉर दैट दे हैव लाइंस फ्रॉम सम ऑफ द मेजर बैंक्स, मोस्ट नोटेबली मिजान. I see, lovely. To be seamless. Lovely. So अभी currently are there any startups पाकिस्तान में जो आपको और ज़ेन वीसी को इंटरेस्ट करते हैं, जिनमें शायद आप लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करें, you know, and are there any specific sectors जिनमें ज़ेन वीसी and you are more focused on? जी, so I think कि हमेशा जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो you have to look at a thesis और दुनिया में क्या हो रहा है, because technology basically एक geopolitical shift है. basically जो digital empires आप कह लें, जैसे यूएस और चाइना जो आपस में कम्पीट कर रही हैं, तो वो उसी का एक नुआंस है. जिस तरह इंडस्ट्रियल एज में भी आप कह लें, अगर फॉर एग्जांपल जनरल मोटर्स और टेक एनी बिग कॉर्पोरेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते थे इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड फ्रंटियर मार्केट्स. तो उसी लिहाज से अगर आप देखें तो what interests us, because I think कि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में आ गए हैं दुनिया पे पोस्ट 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. I think we're at the cusp of a new monetary system. Or when I say new monetary system, it doesn't mean कि जिसमें जो current reserve currencies है वो change हो जाएंगी, but it means कि जो हमारी settlement system है, जो SWIFT का system था banking का, वो अब जा रहा है towards blockchain. And साथ में उसकी जब आप AI की integration लेके आते हैं, उसमें फिर जो financial data इंसान का होता है, वो बहुत important data होता है, because payment से आपको पता चल जाता है कि habits क्या हैं, whether आप junk food order कर रहे हैं या आप हेल्थी फूड ऑर्डर करें. फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको लिंक करना है मेडिकल डेटा से, हेल्थ इंश्योरेंस से या लाइफ इंश्योरेंस से, तो ये एक मैं सिर्फ आपको पहलू बता रहा हूँ, ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आने वाला है. और दुनिया का गवर्नेंस स्ट्रक्चर मेरे अपने लिहाज से चेंज होगा जैसे जैसे एआई की डिप्लॉयमेंट होगी, और इफिशिएंसी भी आएगी इसके साथ साथ. उसके कुछ अच्छे पहलू हैं, कुछ बुरे पहलू हैं, और आई थिंक फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ज़्यादातर अच्छे पहलू होंगे, बिकॉज हमारी जो लार्जली कैश बेस्ड इकोनॉमी है, वो मेरे अपने ख्याल से काफी स्पीड से डॉक्यूमेंट होने जा रही है.
and that puts us in a pretty strong position. तो हम उसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन और एआई इन द फ्यूचर फंड्स. जो past funds से we've I think left a pretty decent mark in creating some of the key infrastructure, fintech as well as commerce and logistics में. तो अब अगली वेव आ गई, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी लोगों को ढूंढेंगे, फाउंडर्स को. लवली. सो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है ज़ेन वीसी को, इफ दे वांट टू पिच समथिंग, हाउ कैन दे कांटेक्ट यू गाइस? So the best way is obviously एक warm introduction. जान पहचान से अगर आए तो, because हम इतना ज़्यादा inundated होते हैं messages से. LinkedIn is a great mechanism as well. And then हमारी website पे भी आप जाके मैसेज भेज सकते हैं, वो हमारी टीम उसको चेक करती रहती है. And we try to get back as soon as possible. ओके, लवली. एंड कौन से ऐसे बेसिक 5 सबसे ग्रीन फ्लैग्स हैं इन अ कंपनी जो आप देखते हैं बिफोर इवन कंसिडरिंग इट? जो असेसमेंट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टाइमिंग. तो अगर मैं एआई का प्रोडक्ट बना रहा हूँ आज से 6 साल पहले, जब LLMs ही नहीं तैयार थे, तो पॉसिबली दैट वाज नॉट द राइट टाइम. लेकिन इस वक्त वो इट्स द राइट टाइम, बिकॉज LLMs आपके काफी परवेसिव हो गए हैं और आप कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो गई है इफ यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ देम. तो टाइमिंग इज एवरीथिंग. द आइडिया इटसेल्फ के इज द आइडिया स्केलेबल, कि कितना वो उसकी टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जा रहे हैं किसी सेक्टर में, वहाँ पे $250 बिलियन की मार्केट अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हबल जिस सेगमेंट में एंटर किया है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है फंड होने के, बिकॉज इन ऑर्डर हम डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न्स देने के लिए वी वांट के साइजेबल मार्केट शेयर हो. तो ये की होती है. और ऑब्वियसली फाउंडर्स एक्सपीरियंस के जनरली आउट ऑफ हाई स्कूल या सिर्फ आउट ऑफ कॉलेज बैक करना बहुत रेयर होता है. मार्क ज़करबर्ग टाइप के एग्जांपल्स हैं या बिल गेट्स के हैं, बट ये 0.001% लोग होते हैं आउटलायर्स. जनरली थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, जहाँ पे आप जहाँ से जो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वो हेल्प करता है काफी. तो मोस्ट ऑफ द पीपल वी बैक्ड हैव हैड सम लेवल ऑफ स्केलिंग एक्सपीरियंस, तो वो भी एक बहुत की फैक्टर है. Yeah, I think that's actually a good point that you brought up. Especially जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम यही examples देखते हैं. We look at people like Mark Zuckerberg and the twins that, he had the fallout with, and we're like, wow, these people knew as soon as they were 18, 19, 20 exactly what they wanted to do. On average, आप लोग जिन companies को that you guys take under your net and that you give funding to, what are the ages of the management and like the founders in those companies on average? So on average, I would say कि probably somewhere in the late 30s आएंगी. We have some founders that are older, some founders that are younger. Generally मैंने ये देखा है कि it comes down to the individual. आपकी IQ अल्लाह ताला की तरफ से आती, IQ and EQ दोनों important होती हैं. तो and upbringing से बहुत फर्क पड़ता है. तो मेरे लिए पर्सनली जो मैं सबसे ज्यादा चीज को देखता हूँ, इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी जिस फाउंडर के अंदर होती है, उसके बेसिस पे फिर आप कंपनी भी वो उसी तरह बिल्ड करते हैं. और बिकॉज ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, पहला चेक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो वाली हैबिट्स इंस्टिल करें इन फाउंडर्स में, जिसमें वो डे 1 से टैक्स पे कर रहे हैं, चीज़ों को अलाइनमेंट से लेके जा रहे हैं, डबल सेट्स ऑफ बुक्स नहीं है, ताकि फिर इवेंचुअली आप उसके बेनिफिट्स लेते हैं इवेंचुअली पब्लिक लिस्टिंग में, जो इंशाल्लाह होगा पाकिस्तान में 2030 ऑनवर्ड्स टेक कंपनीज लिस्ट होंगे. I really like that आप लोगों ने actually that you mentioned this right now, कि it's important to keep a clean book ताकि आपको listing में मसला ना हो, because back in 2008 15 हमारा बहुत कल्चर था IPOs का. पाकिस्तान में बहुत IPOs होते थे. It was like a few IPOs every month. और अब आपको 8-10 महीने गुजर जाते हैं और किसी IPO की आवाज़ नहीं आती है, राइट? तो I think that's a great thing on your part कि you guys are even looking in that direction. And that's the only way, inshallah. I think हमारी stock market पे appetite grow करनी in the coming years. You can look at comparables जो हमारे region में है. Yeah. So I think K-Trade, which is one of my portfolio companies, आप अली फरीद से भी काफी बात करती रहती हैं. We are poised for that. हम बैठे ही इसीलिए कि ये younger population जो है, it's going to take exposure. And there's a massive, by the way, transfer of wealth coming. When I say transfer of wealth, baby boomers जो हैं, वो जो generation है, वो millennials और Gen Z को अब वो inheritance आएगी. और इनकी जो appetite है millennials और Gen Z की, तो और especially पाकिस्तान में जहाँ पे 70% यंग पॉपुलेशन है, तो इनका एक्सपोजर एपेटाइट ज्यादा है.
So they will actually go out and start investing in markets. अगर आप क्रिप्टो की मार्केट को देखें तो पाकिस्तान में अगर स्टॉक मार्केट में 200,000 पार्टिसिपेंट्स हैं Yeah. तो क्रिप्टो की मार्केट में रफली ये बाइनेंस के एस्टिमेट्स हैं आई हैव टू वैलिडेट देम बट मेरे ख्याल से 6 to 8 million participants हैं but Binance says it's about 20 million participants. So it's a huge, you can see in the younger generation there's a huge desire to go out and take exposure to diversified assets versus just real estate just on past हुआ था. Yeah. So very interesting times ahead. Definitely, definitely. So another sector जो पाकिस्तान में as we all know has a lot of potential, right, is हमारी tourism industry. हमने पूरी तरह से उसको tap in नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि is there a lot of potential that maybe in the next few years could be tapped into? How are you looking at tourism? So my first investment in Pakistan tourism में थी, which when I say tourism, actually दो investments मैंने की हुई हैं उसमें. एक है BookMe, which is like Orbitz or any Expedia. It's the leading travel platform. Okay. Then दूसरी मैंने की थी Roomy Hotels में, जो basically millennials और Gen Z को target करता है in remote areas. So the reason why I'm highlighting this is because basically there was a thought process there. So stage one में because उस जमाने में security situation फिर भी concern थी पाकिस्तान में, but हमने देखा ये था कि जो domestic tourism है वो भी एक बहुत बड़ा segment था and basically अगर आप उनको efficient offers one is obviously mapping कि क्या क्या जगह available है, right? Yeah. So that's what a lot of these platforms are doing. Then number two is arranging the facility. Gen Zers and millennials, your younger population, they're not interested in ballrooms and wedding halls inside hotels. वो interested हैं कि उनका एक अच्छा कमरा हो, there should be a TV, coffee maker, things like that. Yeah. उस model पे हमने follow किया था, but I think जैसे जैसे आप infrastructure की improvement देखेंगे, जो I think in the last 24 months हमने पाकिस्तान ने काफी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रेसिवली. आई थिंक जैसे जैसे नॉर्दर्न एरियाज में स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, you're going to see a lot of domestic tourism, not just domestic, I think regional tourism भी, especially from places like in the Middle East, जहाँ पे हमारा जो northern area है, that's comparable to Switzerland. I think it's just developing that security situation combined, but I'm very bullish, inshallah. Pakistan की over the next 5 to 7 years, a trajectory काफी upward. Because there's so much room to grow, right? तो हमारा base effect इतना low है. Because already like we only have to gain. And but khair abhi with everything that's happening with the rains, with the monsoons, with the flooding, which is of course very very sad, infrastructure is something that I think just पे हमें majorly focus करना चाहिए as a country. So पाकिस्तान की economy as we know बहुत ups and downs से गुजरती रहती है, लेकिन one space जो आपकी space है tech and venture capital, यहाँ interest रहता है. What would you credit this resilience to? कि यहाँ इतना interest क्यों रहता है? देखिए it's not आप इसको मैं कहूँगा कि टेक जो है वो प्राइमरी सेक्टर हो गया है. वो लोगों को भी मेमो नहीं मिला है. I'll tell you the reason why. देखिए जो 14 से 45 में ट्रांसपायर किया था वो बेसिकली एक ग्रेन इकोनॉमी डिस्टरप्ट हो रही थी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से. तो a lot of the companies that are the key listed companies on PSX, इनकी foundations ले हुई थी pretty much partition के time पे. So it was nothing more than an idea like a startup. Somebody said कि एक नया मुल्क बन रहा है, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी चाहिए, एक केमिकल कंपनी चाहिए, एक बैंक चाहिए. Could maybe the startup idea was Adamji Insurance, a big bank, ICI Pakistan, in the sense that somebody brought that entire technology to Pakistan, right? So the same thing has been taking place in Pakistan. आप कह लें pretty much for the last 7 to 8 years. और जो आपका पूरा infrastructure है ये change होगा towards technology. तो उसमें फिर layers में हो रहा है. पहले e-commerce, travel वगैरह digitize हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. फिर अब fintech काफी aggressive हो गई है. अब next year में you will start to see automation kick in, especially जो industrial आपकी factories हैं, वहाँ पे AI और automation के components आएंगे for efficiency and productivity. So this is to me this sector is growing because the underlying पूरा जो आपकी global infrastructure and global monetary system and all economies are moving towards digital, right? अभी हम भी एक digital platform पे we're communicating, right? So this is I think the future and underlying data is the new oil, as they say, and उसकी value बहुत है. जब आप अब now that you see the race for AI, when they used to say 10 years, a lot of people wouldn't understand it. But जो हम petro dollar से या petro based currency से we're moving to the processing power currency.
एंड दैट्स अ प्रोफाउंड शिफ्ट। अगर आप देखें अगेन पिछली बार हमने किया था ग्रेन इकोनॉमी में, उस वक्त गोल्ड होता था, गोल्ड से हम डेथ स्लैश एनर्जी बैक सिस्टम पे गए हैं, एंड नाउ वी गोइंग टू अ प्रोसेसिंग पावर सिस्टम, एंड आई थिंक दिस सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो probably 10,000x in the next 10 years in Pakistan. A little insider for where to invest in the future of Pakistan. So on that note, Faisal sir, I'm going to request you that we just take a small break. And aap log kahin nahi jayega in the Inside Scoop. I am Mashal Khan. We'll be right back after a very short break. Stay with us. Welcome back. Aap dekh rahe hain the Inside Scoop. Thank you so much for waiting, Faisal sir, for being so patient with us. So, you had begun to speak about, Pakistan's, what's it called, our potential and our participation in digital assets and the tech world overall. So, on that note, मैं आपसे पूछना चाहूँगी because especially I keep up with your posts online, तो मैं देखती रहती हूँ how much you keep up with digital assets in specific. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा framework अभी जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं since the past 9 months almost, right, which is the framework around digital currencies being legalized in Pakistan. तो I personally don't understand how that's going to work in the sense that अभी तो चलें, the reason why it's still relatively controlled is because सबका access नहीं है हुंडी हवाला में, not everyone knows किस तरह से आप digital assets की buying और selling कर सकते हैं. एक दफ़ा एक चीज़ legalize हो गई, then don't you think कि हमारी currency is going to be at the threat of devaluing further because there's going to be so much transfer from maybe a PKRT to like a USDT? So how will that be controlled? That's a great question. तो देखिए, it's actually not a bad thing. मैं आपको उसकी पूरी लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ. Let's पहले इसको आप इस तरह देखें कि जो डिजिटल एसेट्स हैं या क्रिप्टो करेंसी, ये है अपग्रेडेशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम. जब मैं मॉनेटरी सिस्टम कहता हूँ तो उसकी कंपोनेंट्स होती हैं. तो जिस तरह मॉनेटरी सिस्टम में आपकी गोल्ड आता है, कमोडिटी, ऑयल आता है, उसके बाद आप उसके ऊपर फिर आपकी करेंसीज वगैरह आती हैं जो सॉवरेन करेंसीज हैं. तो डिजिटल एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसी में ये सारी लेयर्स बन रही हैं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की, जहाँ पे NFTs या जिस तरह इथेरियम या सोलाना वगैरह हैं, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपकी जो PSX पे सिक्योरिटीज हैं, इवेंचुअली यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगी इस तरह की. सो इट्स अ टेक्नोलॉजी अपग्रेड. आप इसको इस तरह देखें. अब मैंने जो हमेशा जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और हमने रिएक्टिव मोड में बिहेव किया एज अ कंट्री, तो उसकी फिर हमने सब्सिक्वेंट रिएक्शन पे हमने उसको बैन करने की कोशिश की, लेकिन इट डिडंट वर्क बिकॉज अडॉप्शन हो गई थी. यानी कि यूजर्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो गए. तो द केस वुड बी, अगर मैं रेगुलेटर्स को देखूँ तो जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, राइट, जो उस जमाने में जो व्हाट्सएप और ऑल द इनोवेशंस ऑन कम्युनिकेशन केम, तो PTA didn't take, they should have regulated them in Pakistan, but they didn't, and eventually फिर हमें other mechanisms करनी पड़ी to slow it down, right? इसी तरह जब अगर आप देखें पेमरा को, जो हमारी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब वगैरह को हमने प्रोएक्टिवली नहीं किया था रेगुलेट. अब we've taken the steps, especially with social media पे, right? तो नाउ अब जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो है आप कह लें करेंसी का, जिसमें SCCP भी आएगी, स्टेट बैंक भी आएगा. वहाँ पे मेरे ख्याल से जो हम करंट एक्शन कर रहे हैं विद पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एंड PVARA, दिस इज वेरी प्रोएक्टिव एंड इट्स द राइट स्टेप कि जो इट्स सेइंग ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स. और उसमें उसको तो उसकी लॉज ला के उसको फ्रेमवर्क में लाना, ऊपर से FATF की भी कंसर्न थी कि आपने डिसीजन लेनी है वन वे और द अदर, बिकॉज पूरी दुनिया इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एज आई alluded कि इट्स द न्यू मॉनेटरी सिस्टम. तो वहाँ पे वो कह रहे थे या तो आप बैन कर दें या आप इसको एक्सेप्ट कर लें, या जो भी आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, अब आप इसको साइलेंट नहीं रह सकते. तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था. अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक पहलू बताता हूँ कि ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है. तो स्टेबल कॉइन्स जो हैं, जो फॉर एग्जांपल दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में एक तरह से 3 सिस्टम बन गए थे. एक तरफ था कम्युनिज्म, फिर आपकी आ गई थी सोशलिज्म इन द मिडल, एक ब्लॉक था जो प्राइमरली यूरोप में था, एंड देन वहाँ US में इट वाज प्योर कैपिटलिज्म, एंड देन बाकी जो सारे मुल्क थे वो
एक तरफ अलाइन हो गए, दूसरी तरफ हो गई, कुछ नॉन अलाइंड मुल्क थे. तो आई एम ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज आई थिंक एवरीवन कैन सेंस कि वी आर नॉट लिविंग इन द सेम टाइम्स एज 10 years ago. जब एम्पायर्स आपस पे जंगें लड़ रही हों, तो इट्स टाइम टू बिल्कुल. बेसिकली वेक अप एंड रियलाइज कि वी आर एट द टेल एंड ऑफ द करंट मॉनेटरी सिस्टम. तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो अपग्रेडेशन हो रही है, यूएस ने जीनियस एक्ट जो पास की है, उन्होंने अपनी एक तरीके से एक नया मॉनेटरी सिस्टम डिक्लेयर कर दिया अपना. और वो फ्री बैंकिंग एरा में चले गए जो 1900s में थी, जहां पे rather than the state issuing currency, as in वो करेंसी तो अभी भी इशू करेंगे, अब प्राइवेट सेक्टर भी करेंसी इशू कर सकता है और उस पे 1-to-1 पैग होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेटा हूँ या मैं गूगल हूँ, तो मैं जाके रेगुलेटेड लाइसेंस अप्लाई कर सकता हूँ. और अगर मैंने बिलियन डॉलर मेटा यूएस डॉलर को इशू करना है, तो मैंने बिलियन डॉलर की यूएस के बॉन्ड्स खरीदने, विच क्रिएट्स अ डिमांड फॉर देयर बॉन्ड्स एंड करेंसी. तो ये एक नया सिस्टम आ गया है. और स्टेबल कॉइन्स इज नथिंग मोर देन जो आप वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजते हैं या स्विफ्ट सिस्टम पे बाहर भेजते हैं, तो वो एग्जैक्टली वही चीज है. और उसकी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इवेंचुअली किसी एक्सचेंज या सेंट्रल बैंक में आके टर्मिनेट होगी, एंड इट्स मोर ट्रेसेबल देन करंट कैश. बिकॉज आप इसको इस तरह सोचें कि हर जो ये क्रिप्टो करेंसी है, इट्स आपका जो बैंक है, जब आप उसमें जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री और लॉग और ट्रेसेबिलिटी होती है. ये क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली वही कर रही है. तो ये मेरे ख्याल से लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब आप ब्लॉकचेन की दुनिया में जाते हैं, तो आप वहां पे जाके हुंडी हवाले की तरह आप पहुंच गए हैं. दैट्स नॉट ट्रू. आपका जो आईपी एड्रेस है, आपकी एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स जो हैं, वो सारे उसमें इंक्रिप्ट होके पूरी जिंदगी के लिए पड़े हुए हैं चेन के अंदर. एंड दैट इज व्हाट द लेजर इज इन ब्लॉकचेन. तो आपके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन है स्टेरॉइड्स पे. एंड दैट्स व्हाई आई एम सो बुलिश ऑन पाकिस्तान, बिकॉज मेरे अपने ख्याल से हमारी इकोनॉमी इज समवेयर अराउंड 800 बिलियन टू $1 trillion जीडीपी वर्सेस द 400 बिलियन जो हमारी डॉक्यूमेंटेड है. और अगर आप एग्जांपल देखें इंडिया का या चाइना का, चाइना ने भी जैसी डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन शुरू की, तो उनके ग्रोथ रेट्स जो थे, दे स्टार्टेड शूटिंग अप टू 7 to 8%. इट वाजंट जस्ट प्रोडक्टिविटी. एक होती है जीडीपी ग्रोथ आती है प्रोडक्टिविटी से और मैन्युफैक्चरिंग से, एक्सपोर्ट से. दूसरी है कि आपके अगर कोई हिडन साइड ऑफ द इकोनॉमी है, तो वो भी अगर 2 से 3% डॉक्यूमेंट हो रही हो साल, तो वो भी तो आप ऐड कर सकते हैं ना जीडीपी ग्रोथ में. तो ये दिस इज टेकन प्लेस इन आवर नेबरहुड. चाइना में 2006 में हुआ है. इंडिया ने 2016 में अपनी करेंसी को डीमोनेटाइज किया था. उसी वक्त उन्होंने डेटा एक्सपेंशन और वॉलेट अडॉप्शन को एक्सेलरेट किया. एक बहुत मशहूर वॉलेट है वहाँ पे, अंबानी का जियो, जिसपे अडॉप्शन एक्सेलरेट कर गई थी जैसे उनका करेंसी क्राइसिस आया था. जो उन्होंने नए नोट छापे थे, वो कम सर्कुलेशन में लाए थे, मेरे ख्याल से जानबूझ के लाए थे, ताकि क्विक अडॉप्शन हो डिजिटल पेमेंट्स की साइड पे. आई थिंक पाकिस्तान जो है, हम मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में. जिस तरह आपने ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट देखी है, जो इनफैक्ट आई थिंक कल मैंडेटरी थी, कि जिसकी भी रफली आई थिंक 20 करोड़ से ऊपर इनवॉइसिंग है जिस कंपनी की, तो वो अब उसको डिजिटल इनवॉइसिंग के फॉर्मेट में कर सकते हैं. वहां पे टैक्स कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव होगी. एंड अभी क्यूआर कोड्स आएंगे आगे, बहुत सी चीजें पाइपलाइन में है. तो मैं उसकी वजह से बहुत बुलिश हूँ. और क्रिप्टो करेंसी को इसलिए फ्रेमवर्क में लाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो सारा फिनटेक और डिजिटल रेवोल्यूशन हो रही है, उसके जो अंडरलाइंग रीजंस हैं जो पिछले 10 साल से हो रहा है, it's artificial intelligence and blockchain. And blockchain and AI are intrinsically linked. Blockchain will lock the data, जिसको फिर AI यूज करेगी to take decisions. Currently हम एक आप कह लें कि ट्रस्ट बेस्ड इंटरनेट पे रहते हैं, जहाँ पे हो सकता है मेरा डेटा मेरा शायद नहीं है. जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी एक फेसबुक प्रोफाइल हो सकती है, लेकिन कोई उसकी फेक वर्जन भी बना सकता है, एंड एआई भी उसको डिसाइफर नहीं कर सकता. लेकिन जब आप ब्लॉकचेन डेटाबेस पे आ जाएंगे, तो ऑथेंटिकेट हुआ होगा कि वो प्रोफाइल आपकी है और एसोसिएटेड डेटा आपका है. तो उससे फिर डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. I'll pause there just to give people a second to digest it and for you to ask some questions. But it's a fundamental shift. मेरे अपने ख्याल से जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितने चेंजेस आने वाले हैं दुनिया में अगले 5 साल में. So, but it's also exciting times for opportunity. Lovely. So, I've had a question in my mind पिछले 1-2 हफ्ते से, what I've been thinking कि मतलब every country economically अगर हम देखें, initially had an industrial spurt, फिर an agricultural spurt, then an industrial spurt, and now countries like China, the US, and so many others in the world are going toward their technological growth spurt, right?
लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपना इंडस्ट्रियल बूम एंटर नहीं किया फॉर वेरियस रीजन दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू बट I believe that you're saying perhaps if Pakistan manages this well enough, we may be able to bypass the industrial boom and go straight to the technological one. Is that correct? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो अपग्रेड हो रही है ना इनटू दी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन साइमल्टेनियसली। तो इसमें दो चीजें। एक तो देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोजीशनिंग इंडस्ट्रियल एज में थी कि लेबर आर्बिट्राज, यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो सस्ती है, तो हम गुड्स को चीपली प्रोड्यूस कर सकते हैं बनिस्बत चाइना के और यूएस के। चाइना में शुरू में सस्ती थी, अब वहां पे भी महंगी हो गई है, $5 पर आवर हो गई लेबर वहां पे। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 60 सेंट पे प्रोड्यूस कर रही हैं लेबर जो है इस वक्त। अगर चाइना में शायोमी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है वहाँ का, अगर आप उनकी डार्क फैक्ट्री को जाके देखें जो उन्होंने that's going live, वहाँ पे churns out something like a phone a minute in their factory, और वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, it's just robotics and artificial intelligence, and वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है, जो चाइना में एक बंदे की लेबर कॉस्ट है वो है $5 पर आवर, और उस फैक्ट्री में कॉस्ट आ रही है 62 सेंट्स US डॉलर में Faisal, don't you think this is going to cause a lot of, just in the industrial revolutions as well, China experienced this, Bangladesh experienced this, कि wage disparity बहुत बढ़ गई थी। तो यहाँ we're talking about a country जहाँ skilled labor बहुत कम है, जहाँ 40% of the population is mentally stunted, तो being incorporated and being taken kind of with the change, working in tech is obviously not the easiest. Even agar aap, if you're not working in software, if you're not working toward the more innovative things, still the level of skill required even on an entry level would be much higher than that of like construction, agriculture, wo sari cheezein. How the state will need to manage this, but currently education is not their priority. Matlab hamare log Punjab mein are like people, livestock, infrastructure is crumbling in Punjab, you know. Like for example, we have like great companies, great factories set up in areas like Sialkot, which is a hub. It's gone with the water. What are we gonna do? Look, I mean, जो floods हैं, देखिए इसमें तो कोई genius चीज नहीं थी ना। मैंने भी environmental engineering पढ़ी थी, I was a pre-civil engineering major in the US. ये 15-year 30 floods जो होते हैं ये known है, आते हैं। तो I think हमारी just governance is bad. When I say governance, is not the current government. I'm talking about from हर बंदा every government successively has kicked the can down the road. And जब आप एक constantly distress में हो, यानी कि company in distress, तो कभी भी आप वो सिट बैक करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते। आई थिंक ये थोड़े बहुत रिफॉर्म्स इस वक्त हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आई थिंक चीजें आर लुकिंग पॉजिटिव। आई एम एक्चुअली प्रीटी इम्प्रेस्ड द वे थिंग्स आर बीइंग एक्सिक्यूटेड टुडे। मैं आपको थोड़ी सी लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स, राइट। देखें, मैं फंडामेंटली एक चीज, जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम था जहाँ पे हम काफी हद तक पीछे रह गए, in the sense कि educating the people, literacy, जो measured literacy का metric है, वो डिजाइन हुआ था इंडस्ट्रियल एज के लिए, जहाँ पे आपने साइलोज में लोगों को असेंबली लाइन पे ट्रेन करना था। अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ तो आई didn't necessarily want a person to know the full, कि जब सारे पुर्जे किस तरह जुड़ते हैं, तो मैं अलग अलग करता था। इसीलिए हमने एल्केमी की जगह लोगों को स्पेशलाइज फंक्शंस में डाल दिया। अब अगर वो फंक्शंस डिस्टरप्ट हो रहे हैं, जहाँ पे भी लॉजिक आ रही है, वो AI अगले 5 से 10 साल में accountants, lawyers, finance professionals, जहाँ पे भी बेसिक, जो जिसमें हम सब पढ़े हुए हैं, we've all gone to college for this. This was a prestigious job for all of us, including doctors, OPD, eventually even surgeons. तो जब ये सारे jobs एक मशीन बेहतर कर सकती है, तो I think एक नए education system की पूरी दुनिया इस वक्त तलाश में है। And if you look at what some of the billionaires are doing in the world, वो अपने बच्चों को इस education system में नहीं डाल रहे, because यहाँ पे rote learning है, versus अब आगे आपको इनोवेटिव लर्निंग चाहिए। सो माय पॉइंट हियर इज कि आप इसको एक देख सकते हैं एज अ प्रॉब्लम, और यू कैन लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, इट इज एक्चुअली, मेरे अपने ख्याल से आई हैव सीन द स्मार्टेस्ट पीपल। मैंने जिन ज्यादातर मेजॉरिटी फाउंडर्स को बैक किया है, वो मिडिल इनकम ब्रैकेट से या लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट से आए हैं, और जो मैंने इंटेलिजेंस लेवल्स देखे हैं वो अक्सर आईवी लीग या ऑक्सब्रिज के जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज हम पूरी जिंदगी यहाँ पे जो लोग ग्रो अप करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं,
तो एक resilience है. So you have to keep these things in mind, and I think the biggest factor we're not taking into account. सबसे बड़ा लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश वाज अ बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, राइट? कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप pretty much आपका करियर प्रॉस्पेक्ट जीरो हो गए, राइट? लेट्स गो इन अ वर्ल्ड जहाँ पे यूजर इंटरफेस ही नहीं है. वहां पे आप एक एआई से बात कर रहे हैं, whether it's उर्दू, whether it's पंजाबी, whether it's सराइकी, पश्तो. So my point is कि we are entering a pretty interesting phase जहाँ पे एक opportunity भी है. अगर हमने उसको grasp नहीं किया तो अगेन हम पीछे रह जाएंगे. बट आई थिंक ये इसमें एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट की गवर्नेंस एआई की वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, टैक्स कलेक्शंस इंप्रूव होंगे, और साइमल्टेनियसली लोगों को जब ये इंटरफेस मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत तो नहीं है ना, ऑलरेडी गूगल पे आप है, तो वो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं मेजॉरिटी चीजों को. सो टुडे information is at your fingertips with AI, and once you don't have to type in English and you can speak and it communicates. I think knowledge change हो रही है काफी. That is such a... See, this is why I love everyone जिसने बाहर जाके experience लेके जो वापस पाकिस्तान आए, whether it's you, Ali Fareed, my boss Khaldoon, all of you guys have one thing in common. आप लोगों का perspective इतना different है because you guys got experience from the first world. You took that innovative mindset and you guys all thought, how can we apply this to our country, right? And so this is why I keep telling people जो बाहर जाते हैं, I'm like, please don't settle, please come back. We need you because you know, like as we just spoke about this one housing society in the middle of Lahore, I think it was Park View if I'm not misquoting the name, जो designated river land पे मतलब build हुआ था. Like it's ridiculous. It was flooding, but thanks to people like you who are coming back to the country, who are bringing so much value. And with that, we are toward the end of our show. So I would like to thank you so much for being with us today, and we hope to have you again on the show soon, so that we have more time to hear more of your very interesting takes on our economy. और आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह on the Inside Scoop at 11 a.m. Take care. Khuda Hafiz.